वीडियो में हम करेंगे शिक्षा और समाज का इकाई 5, जैसे इंग्लिश में हम एजुकेशन एंड सोसाइटी नाम से जानते हैं। हमारा एक डीएलएड का बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षा और समाज की, जिसका ये इकाई 5 है और आखिरी इकाई है। इसके बाद जो है फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा, ईएस का, एजुकेशन एंड सोसाइटी का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इकाई 5 जिसका नाम है समावेशी समाज की ओर। अब यहाँ पे समावेशी समाज का क्या मतलब है? समाज तो आप सब जान ही रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इतने सारे यूनिट्स इसमें खत्म हो चुके हैं। तो जो हमारा परिवेश है हमारे आसपास का, वही हमारा समाज है। तो समावेशी समाज का क्या मतलब है? यहाँ पर समावेशी का मतलब ये है कि समाज के अंदर सभी लोगों को समावेश करना, एक बराबर रखना, क्योंकि हर कोई जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये होता है समाज में कि कोई नीचे पायदान पे है, कोई ऊंचे पायदान पे है, तो सभी को एक बराबर सम्मान देते हुए समाज में एक्सेप्ट करना ही समावेशी समाज होता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में समावेश का प्रत्यय और क्षेत्र। यानी कि जो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, 5 ईयर प्लान जिसको बोलते हैं, अभी तो फिलहाल वो निरस्त कर दी रहे हैं। तो जो हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें समावेशी समाज के लेकर क्या कहा गया और उसके क्या क्या क्षेत्र थे, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं यहाँ पे कि जो समावेशन है वो अलगाव का विपरीत है। कि समावेशन का मतलब जो है वो अलगाव का विपरीत। अलगाव मतलब होता है अलग करना, और समावेशन उसका उल्टा है, यानी कि इकट्ठा करना, साथ में लेना। ठीक है। सेकंड चीज, ये एक साथ सभी बालकों को सीखने सिखाने तथा अभियोजन का अनूठा प्रयास करता है। क्योंकि विद्यालय भी समाज का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है, इसलिए विद्यालय के अंदर सभी तरह के बालकों को एक साथ सीखने सिखाने के लिए अभियोजित करना ही क्या है? हमारा समावेशन समाज है। मनोवैज्ञानिक समावेशन का मतलब है धीमी गति से सीखने वाला या फिर प्रतिभावान या फिर कम सफलता प्राप्त करने वाला जो बालक है उसे भी हम साथ में लेकर चलेंगे। सामाजिक समावेशन मतलब जो वंचित वर्ग के बालक हैं, जो कामकाजी बालक हैं, विकलांग है या आर्थिक रूप से वो निम्न हैं, उनको हम क्या करेंगे? एक साथ लेकर चलेंगे। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उन्होंने इन सारी बातों को समावेशन के अंतर्गत कहा। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 2007 से 2012 तक का रहा, और इसने विभिन्न क्षेत्रों को समावेशन में शामिल किया, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और बुनियादी जरूरतें जो सबको बराबर दी जाएं। कृषि और सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण विकास, भू संसाधन व पंचायती राज को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। साथ ही साथ ऊर्जा यानी बिजली जो दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहां तक पहुंचाया जाए, ताकि बच्चा जो है वो इन जैसी सुविधाओं के कारण अपनी पढ़ाई को ना रोके। शैक्षिक विकास किया जाए, स्कूलों को बनवाया जाए ऐसे दूर एरिया में या ऐसे बच्चों के लिए जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं। शिक्षा में दक्षता व विकास। तो ये सारी जो कदम है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो थी रूपरेखा थी। अगला टॉपिक है हमारा समावेशन के उत्थान में शिक्षा की भूमिका। कि जो समावेशन शब्द है या कह लीजिए प्रक्रिया है, उसमें हमारा जो एजुकेशन का क्या रोल है, वो कैसे अपना रोल प्ले करेगा। सबसे पहली चीज, हाशियाई और अल्पाधिकार वर्ग। कि जो हाशिया पे हमारे लोग हैं या जो अल्पाधिकार हैं, जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए शिक्षा क्या कर सकती है? कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है, कि सभी को जो है वो प्राथमिक शिक्षा दी जाए। दूसरी चीज, प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। कि जो प्रौढ़ शिक्षा, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई मतलब उम्र ज्यादा हो चुकी है लेकिन पढ़ाई नहीं की, तो उन्हें भी बुनियादी शिक्षा जो है साक्षरता दर में शामिल करने के लिए दी जानी चाहिए। तीसरी चीज, अध्यापक प्रशिक्षण, यानी कि जो टीचर की ट्रेनिंग होती है वो भी अनुकूल होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि वो टीचर हर प्रकार से समावेशन को बढ़ावा देता हो। क्योंकि अगर एक अध्यापक ही अलगाववाद को बढ़ावा देगा तो समावेशन होना इम्पॉसिबल है। सेकंड चीज है कि कामकाजी बच्चे, जो कामकाजी बच्चे होते हैं जो मजबूरन
काम में लगे हुए थे, उनके लिए शिक्षा किस प्रकार से अपना द्वार खोलती है। पहली चीज की शिक्षा की उपलब्धता, कि हर लेवल तक शिक्षा को उपलब्ध कराना है हमें। अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, फिर वो काम में लगे हुए हैं, उन्हें वहां पे खाना मिल रहा है, किस प्रकार की जो सुविधाएं उनको मिल रही है, तो इसके प्रति जागरूकता उन्हें होनी चाहिए। विश्वास में वृद्धि आती है इससे, परिवार की आय में वृद्धि होती है। क्योंकि कल को जब बच्चा पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा काम, बेटर काम कर पाएगा। सामाजिक चेतना का विकास होता है, उचित दृष्टिकोण मिलता है। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं, जब एक बालक या फिर एक परिवार शिक्षित होता है तो ही वो उसका लाभ उठा पाता है। तीसरी चीज है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रथम पीढ़ी के मतलब अपने परिवार में वो आगे आए हैं, पहली बार जो है वो बच्चा आगे आया है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उचित शिक्षण विधियों की आवश्यकता होनी चाहिए। उचित शिक्षण सामग्री यानी श्रव्य, दृश्य, जो भी प्रोजेक्टर, फोन, मोबाइल, इंटरनेट की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए। प्रेम पूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। उचित तथा भरपूर अवसरों की आवश्यकता होती है। उचित परामर्श और उनको हमें क्या गाइडेंस भी देनी होती है। चौथा है हमारे दिव्यांग बच्चे, जिन्हें हम किस प्रकार से शिक्षा में शामिल करेंगे, समावेश करेंगे। समान अवसर देकर, सकारात्मक सोच प्रदान करके, शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन देकर, पाठ्यक्रम विकास हो उनके अनुसार, तकनीकों का प्रयोग किया जाए, अभिप्रेरणा प्रदान की जाए, गृह कार्य और समन्वय की भावना को उसमें विकसित किया जाए और अंत में मूल्यांकन भी उनका किया जाना चाहिए ताकि त्रुटियों का पता किया जा सके और फिर उसका उपचार किया जा सके। अगला टॉपिक है हमारा समावेशी विद्यालय और विशेषताएं, कि जो समावेशी विद्यालय होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समावेशी विद्यालय का मतलब क्या है। बालकों को नया अनुभव व विश्वास प्रदान करे, ऐसा जो विद्यालय होगा वो हमारा क्या होता है, समावेशी विद्यालय होता है। प्रत्येक बालक को व्यवसाय द्वारा संस्कृति व सामाजिक विकास का जो है उसको रास्ता दिखाया जाए। विशिष्ट बालकों को अच्छी नागरिकता के गुण विकसित करने के वहां पे संसाधन उपलब्ध हों। प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु उसकी आवश्यकता अनुरूप होना चाहिए। समय समय पर निर्देशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा विद्यालय है वो समावेशी रूप से विशेषित है। आगे चलते हैं समावेशी कक्षा कक्ष की विशेषताएं, कि जो समावेशी क्लासरूम होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, स्पेशलिटीज होती हैं। पहली चीज कि वहां पे जो अध्यापक होता है वो प्रबंध करता होता है, मतलब प्रबंधन का काम करता है, पूरी कक्षा को मैनेज करता है। विद्यार्थी क्या होते हैं, द्वितीय या आश्रित होते हैं, आश्रित चर होते हैं विद्यार्थी, क्योंकि वो टीचर से सीखते हैं। तीसरी चीज अनौपचारिक विधियों द्वारा भी सही प्रबंधन दिया जाता है। कई बार जरूरी नहीं है कि औपचारिक प्रबंधन ही किए जाए, अनौपचारिक विधियां भी हो जिससे बस बच्चे क्या है वो सीखे जो उन्हें सिखाना है, उद्देश्य प्राप्ति हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, चाहे उसके लिए हमें उन्हें खेल के मैदान में खिलाना पड़े या कक्षा में बिठा कुछ समझाना पड़े। कक्षा के नियमों को स्थापना की जाए, पुनर्बलन का प्रयोग हो और प्रारूप का प्रयोग किया जाए, तो हम कहते हैं कि ये कक्षा कक्ष जो है वो समावेशी रूप से प्रदर्शित है। आगे चलते हैं शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम अनिवार्यताएं, कि जो हमारे पाठ्यक्रम और शिक्षा से रिलेटेड जो अनिवार्यताएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज बहुस्तरीय तथा लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। सहकारी पाठ्यक्रम होनी चाहिए जो सबके लिए हो। पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। पठन सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। साधारण पाठ्यक्रम होना चाहिए, ज्यादा जटिल ना हो। खेलों व सहगामी क्रियाओं को भी इसमें जोड़ना है। शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLMs यूज होने चाहिए। उचित अनुकूलन की भी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। आगे चलते हैं समावेशी समाज के लिए सरकारी व सामुदायिक पहल, कि जो समावेशी समाज है उसके लिए सरकार और समुदाय अपने अपने लेवल पर क्या क्या काम कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के पहल की, कि सरकार ने समावेशी समाज के लिए क्या किया। तो बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट वाइज। आप पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो इनको इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो पहली चीज है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, ये हमारी जो है गवर्नमेंट लेकर आई, जिसमें इन्होंने हाशिए वाले बच्चों को, महिलाओं को, मतलब सबको एक साथ शिक्षा में लाने के लिए जोर दिया था। दूसरी चीज विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना PIED कहते हैं, जिसको 1986 में ही इसको भी लाया गया था ताकि विकलांगों को भी शिक्षा के स्तर में जोड़ा जाए। बहुरूल इस्लाम समिति 1986
1986 है, जिसने भी शिक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया था। विकलांग बच्चों और बच्चों के समावेशी शिक्षा के लिए योजना बनाई गई IECYD 2005 में। कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो 1992 में बनाई गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP 1995 की है ये। और सर्व शिक्षा अभियान आप सभी जानते हैं, जिसमें सभी को शिक्षा के साथ जोड़ने की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1997 का, और RTI यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम हमारा 2009 का। तो ये सारी सरकारी जो है हमारी नीतियां थी, जिन्होंने समावेशी शिक्षा में अपना योगदान दिया। इसके अलावा अगर हम सामुदायिक पहल की बात करें तो सामुदायिक लेवल पर चीजें की गई हैं, NGO द्वारा की गई हैं या फिर इस क्षेत्रीय स्तर पर की गई हैं, वो है वंचित वर्ग की शिक्षा का प्रबंध करना, कि जो बच्चे वंचित हो जाते हैं शिक्षा से उनके लिए प्रबंधन, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, भेदभाव और कुरीतियों को खत्म करने के लिए इन्होंने कदम उठाए हैं, विद्यालयों का निर्माण करवाया है और जागरूकता में भी अपनी भागीदारी दी है। तो इस प्रकार से समुदाय और सरकार जो है समावेशी शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। साथ ही साथ जरूरी है हम शिक्षकों और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर भी हम जागरूकता लाएं और ज्यादा से ज्यादा मतलब हर बच्चे को जो है उसे शिक्षा से जोड़े, क्योंकि शिक्षा ही जो है विद्यार्थियों के लिए एकमात्र हथियार होता है किसी भी जंग से लड़ने का। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है एजुकेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 5 खत्म होता है और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का इसका सिलेबस भी यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है।